देखिए दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट में जो एमएलएज हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को उनका काम करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है, एक बार स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुन के सत्ता में आ गए, पावर में आ गए, तो उसके बाद वो आम आदमियों की सुनेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो इन सब चीजों को एंश्योर करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है, जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, एमएलए कैसे चुने जाते हैं, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे ठीक से देखेंगे। तो भाई सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की किताब चल रही है क्लास 7 एनसीईआरटी की। देखिए हमारी इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को समझने के लिए आपको भारत के पॉलिटिकल कंटेक्स्ट और सोशल कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप भारत के संविधान को समझ पाओगे। तो इसका चैप्टर 3 है, मैंने बताया था आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आपको स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में काफी जानकारी देंगे। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में जानकारी मिलेगी फ्रेंड्स। तो शुरू करने से पहले बता दूं, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। तो देखिए चलिए फिर इसको शुरू किया जाता है। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। क्लास 6 की एनसीईआरटी में हमने डिस्कस किया था कि देखिए गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे काम करती है, एक तो लोकल लेवल पे काम करती है, एक स्टेट लेवल पे काम करती है, नेशनल लेवल पे काम करती है। नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट कैसे चुनी जाएगी, तो भाई जनरल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के लिए, जब लोकसभा के लिए इलेक्शंस होते हैं तो लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, वो सेंट्रल लेवल पे सरकार चलाते हैं जिसके प्रधानमंत्री अभी के समय पे हमारे मोदी जी हैं। स्टेट की बात की जाए तो अलग अलग स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं। उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में जो पार्टी मेजोरिटी में होगी उसका जो लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। और वैसे ही लोकल लेवल पे चुनाव होते हैं। लोकल लेवल के चुनाव आए हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिससे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। हल्का फुल्का आइडिया मैंने लास्ट चैप्टर में दिया था। और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट को भी देखिए। वैसे जैसे जैसे इस चैप्टर्स में हम आगे बनेंगे आपको ये पता चलेगा, और वैसे मैं लक्ष्मीकांत कराऊंगा तो वहां पे भी आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इस चैप्टर हम लोग एग्जामिन करेंगे कि भाई जो गवर्नमेंट है स्टेट की वो अपना काम कैसे करती है, और डेमोक्रेसी में एक स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, और स्टेट गवर्नमेंट में जो मेंबर्स होते हैं जिसको आप बोलते हो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो एमएलए होते हैं उनका क्या रोल है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका क्या रोल है। अगर एक बार गवर्नमेंट बन गई, लोगों ने वोट डाल दिया, तो 5 साल तक वो गवर्नमेंट रहेगी। तो 5 साल में वो रिप्रेजेंटेटिव लोगों की बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो उस लोगों को अगर अपनी बात सुनवानी है, लोगों को अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हैं, एक्शन डिमांड करना है, तो वो कैसे किया जाएगा। एंड वी लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ। हेल्थ के टॉपिक पे हमने चैप्टर 2 में भी बात की थी, और इसी हेल्थ को लेके हम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को समझने की करेंगे कोशिश। अब देखिए हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 बच्चे यहाँ पे पेपर पढ़ रहे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे से बोल रहा था कि ये देखो हमारे स्टेट में पानी की काफी शॉर्टेज है और उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे ये बच्ची इस दूसरे बच्चे से बोल रही है कि भाई बहुत सारे विलेजेस में लोग जो पानी पी रहे हैं वो साफ नहीं है, अनक्लीन वाटर को पी रहे हैं। वहां पे जो नदियां बहती थी वो सूख चुकी हैं, वहां पे जो टैंक्स थे वो भी सूख चुके हैं, तो पानी अवेलेबल है नहीं, जो पानी अवेलेबल है वो गंदा है। और बहुत सारे केसेस में तो ये हो रहा है कि विलेजर्स को भैया किलोमीटर किलोमीटर चल के जाना पड़ता है इस पानी को उठाने के लिए, और ज्यादातर केसेस में जो वुमेन होती हैं और जो गर्ल चाइल्ड होते हैं वो जाते हैं ये काम करने के लिए। फिर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पटलपुरम का। पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पानी 3 दिन में एक बार आता है। भैया लोगों को इतना ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों को इतना डायरिया हो रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो पेशेंट से भर गया है। और समझ में आ रहा है कि भाई ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की ना होने की वजह से हो रहा है। फिर टीवी पे न्यूज आई है कि भाई 10 लोग डायरिया से मर गए, डायरिया यानी पेट खराब से मर गए, वाटर लॉस हो गया बहुत ज्यादा इसलिए वो मर गए। बच्चे ने सोचा कि इससे भी लोग मरते हैं, ठीक है। इस बच्ची ने बोला कि पता नहीं मरते हैं कि नहीं मरते, भगवान करे हमको ये बीमारी ना हो। फिर ये दोनों बच्चे जब घर जा रहे थे तो एक ने दूसरे से बोला कि मेरी मम्मी ने कहा है कि मार्केट से कोई ड्रिंक खरीद के मत पीजिएगा, कोई आइस ड्रिंक मत पीजिएगा, यानी कि कोल्ड ड्रिंक टाइप की चीजें हो गई, या कोला मिलता था खुला मार्केट में पहले, या आइसक्रीम, इस टाइप की चीजें मत खाना। चूंकि हम खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी हेल्थ के लिए, बाहर की चीजों में गंदगी होती, खा के बीमार पड़ सकते हैं। एकदम से दोनों बच्चे साइकिल चला के जा रहे हैं, एक पुलिस लेडी ऑफिसर इनको रोकती है। अब जब पुलिस लेडी ऑफिसर इनसे रोकती है तो बात ये होती है कि क्यों रोका। तो लेडी ने बताया कि भैया रोड आगे ब्लॉक है क्योंकि कुछ लोगों ने एमएलए के निवास को चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक है, और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इन बच्चों ने पूछा कि भैया क्या किया है इस एमएलए ने। तो ये लेडी कांस्टेबल ने और लेडी ऑफिसर ने हंस के बोला कि
उसने कुछ नहीं किया, इसी लोग नाराज हैं। अब यहाँ पे एक आदमी ये पड़े होकर भाषण दे रहा है दैट हम ये डिमांड करते हैं कि अथॉरिटीज इमीडिएट एक्शन लें ताकि पब्लिक हेल्थ की सिचुएशन को सुधारा जा सके और हमारे एमएलए को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब जब ये आदमी यहाँ पे बोल रहा था तो एक लड़की बोलती है कि इसकी वॉइस कितनी बड़ी है, ये तो कोई लीडर होगा। दूसरी बच्ची बोलती है अरे मैंने इसको टीवी पे देखा है, ये अपोजिशन का मेंबर है। तो दो चीजें यहाँ पे समझ में आई, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और यहाँ पे अपोजिशन का मेंबर। अब ये क्या चीज है फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक और चीज मिनिस्टर। ठीक है, अब देखिए हु इज एन एमएलए। ऊपर के सेक्शन में देखा फ्रेंड्स कि हम लोग पटलपुरम नाम के डिस्ट्रिक्ट में कुछ चीजें हो रही हैं। अब वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, जैसे हेडक्वार्टर कलेक्टर होगा, मेडिकल ऑफिसर होगा। अब ये इनके ऑफिशियल नाम्स होते हैं। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था कि चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है वो जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर होता है वहां पे एक चीफ मेडिकल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हेड होता है और साथ साथ उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जितने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर आते हैं या फिर जितने आपके विलेज सेंटर्स आते हैं हेल्थ के, वो सबको सुपरवाइज करता है। कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो नियम कानून बनाएगा उस नियम कानून को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कलेक्टर की होती है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टर के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे डेप्यूटी कलेक्टर्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इस तरीके के बीडीओ, बहुत सारे लोग काम करते हैं इस कलेक्टर के अंदर। धीरे धीरे इनकी फंक्शनिंग को भी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे। अब आपने लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना और फिर उसके मेंबर यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना। क्या आप अपने एरिया के एमएलए के बारे में जानते हैं? क्या जानते हैं कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के? तो अपने एरिया के एमएलए के बारे में और अपने एरिया के एमपी के बारे में नॉर्मली एक जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव के बेसिस पे आपको पता होना चाहिए। अब ये जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, एमएलए होते हैं, भाई इनको लोग चुनते हैं। ठीक है, और फिर जब ये चुन लिए जाते हैं तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं और फिर बहुत सारे ऐसे मेंबर्स मिलकर सरकार बनाते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो आपको अपने टीचर के साथ मिल के डिस्कस करना, जैसे पब्लिक मीटिंग क्या होती है, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं वैसे बता चुका, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है ये मैं आगे बताऊंगा, मेजोरिटी क्या होती है ये भी बताऊंगा, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन, ये सब मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। तो देखिए ये एमएलए जो है इनको लोग चुन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एमएलए लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे देश के हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। केवल 3 यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली है। दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है, पुदुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके, पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया गया है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। पर स्टेट्स की बात की जाए जो फुल टाइम स्टेट्स है तो उनकी भैया अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है और हर लेजिस्लेटिव असेंबली अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटी हुई है और ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटने के लिए कमीशन बैठता है, डीलिमिटेशन कमीशन। देखिए सब कंसेप्ट के साथ साथ मैं आपको कुछ और चीजें बताते जाऊंगा जो इस चैप्टर में नहीं लिखी हुई। ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या करता है? ठीक है, आप अगर कभी विधानसभा के चुनाव में वोट डालने जाओगे, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में विधानसभा बोलते हैं। तो जब विधानसभा के आप इलेक्शंस में जब कभी भी आप अपने यहाँ पे वोट डालने जाओगे तो आप देखोगे कि भाई अलग अलग विधानसभा, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होगा और उस पर्टिकुलर एरिया में जो वोटर होंगे वो वहां के एमएलए के लिए वोट देंगे। तो एरिया वाइज वोटर्स की लिस्ट डिसाइड होगी और एरिया वाइज वोट पड़ेंगे और एक एरिया के लोग जो वहां के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो वहां के चुनने जाने वाले एमएलए के लिए वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अमाउंट ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। हिमाचल प्रदेश में कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? 68। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए चुना जाएगा। ओके, ये अब जब वोट हो रहा होगा तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है खड़े होंगे। जैसे अगर आप यूपी की बात कर लो तो यूपी में आपको बीजेपी का भी रिप्रेजेंटेटिव दिखेगा, कांग्रेस का भी दिखेगा, बहुजन समाज पार्टी का भी दिखेगा, समाजवादी पार्टी का भी दिखेगा, आम आदमी पार्टी का भी दिख सकता है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दिखेंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो ये जो एमएलए होते हैं ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग होते हैं और आपको एमएलए को चुनना है। ठीक है, अब ये एमएलए मिनिस्टर कैसे बनते हैं और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं? ठीक है, अब ये देखते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज whose MLAs have won more than half the number of constituencies in the state can be said to be in majority। पढ़ देता हूं फिर आपको उसका मतलब बताता हूं। The political party that has the majority is called the ruling party and all other members are called opposition। For example, the Legislative Assembly of the state of Himachal Pradesh has 68 MLA constituencies। भैया देखिए यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश का नक्शा दिख रहा है और हिमाचल प्रदेश के नक्शे में आपको 68 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसकी नजर आ रही है।
मतलब इन 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग होगी और इन 68 एरिया से एक एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगा और वो हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के एक्ट्स को बनाएगा हिमाचल प्रदेश की सरकार को, हिमाचल प्रदेश को एडमिनिस्टर करने के लिए। अब यहां पे मेजॉरिटी को और अपोजिशन को समझने के लिए आप ये समझिए, 2017 में इलेक्शन हुए, ठीक है। तो भाई देखिए 2017 में जब हिमाचल प्रदेश में एमएलए के इलेक्शन हुए तो ये बीजेपी को मिले 44 वोट, कांग्रेस को मिले 21 वोट, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट को मिले 1 और इंडिपेंडेंट जो किसी भी पार्टी से नहीं लड़ रहे थे उनको मिले 2, टोटल 68। तो अब यहाँ पे देखिए मेजॉरिटी कब बनेगी, मेजॉरिटी तब बनेगी कि जितनी टोटल नंबर ऑफ सीटें हैं उसके 50% से ज्यादा। तो टोटल नंबर ऑफ सीटें हैं यहाँ 68, इसका 50% हो जाएगा 34, यानी 34 से ज्यादा सीटें अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगी तो फिर वो सरकार बना सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बीजेपी को मिली है 44 सीटें, 34 से ज्यादा हैं तो बीजेपी ने सरकार बनाई और बीजेपी में जितने भी एमएलए इलेक्ट हुए उनका लीडर निकले जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर आपके बने चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, जयराम ठाकुर वाज इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे नीचे दे भी रखा हुआ श्री जयराम ठाकुर एज द लीडर। तो जो बीजेपी के एमएलए थे जो कि हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने गए थे, उन्होंने श्री जयराम ठाकुर को अपना लीडर बताया और वो चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है। और फिर ये चीफ मिनिस्टर यानी कि ये जयराम ठाकुर बाकी लोगों को मिनिस्टर्स अपॉइंट करेंगे। ओके, और अपॉइंटमेंट का प्रोसेस फॉर्मली कौन पूरा करेगा, एक बार चीफ मिनिस्टर पता चल गया तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, शपथ दिलाएगा गवर्नर, और फिर वो चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि उसके कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्टर होंगे और उन मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट और शपथ कौन दिलाएगा, गवर्नर। तो गवर्नर एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि भारतीय संविधान ने बनाई है और वो गवर्नर शपथ दिलाता है, अपॉइंट करता है किसको, चीफ मिनिस्टर को और साथ साथ बाकी मिनिस्टर्स को। समझ गए? आपको मैंने बता दिया कि जितनी भी टोटल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें हैं उसके 50% से ज्यादा जिसके पास सीटें होंगी वो मेजॉरिटी में होगा, उसको आप बोलोगे मेजॉरिटी। मेजॉरिटी पार्टी वही पार्टी सरकार बनाएगी और उस पार्टी के एमएलए जो कि चुने गए हैं वो डिसाइड करेंगे उनका लीडर कौन है। यहाँ पे भैया पता चला कि श्री जयराम ठाकुर जी लीडर हैं तो ये बनेंगे हमारे सीएम। वैसे ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इस समय पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट या एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है तो वो डिसाइड करता है कि क्या होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के डेट से क्या हो रहा है कि सेंटर पे जो बीजेपी है वो बहुत स्ट्रांग है, तो जो बीजेपी की सेंट्रलाइज लीडरशिप है, अगर किसी स्टेट में बीजेपी जीतती है तो वो सेंट्रलाइज लीडरशिप ही बताती है कि भाई ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन नॉर्म ये होता है कि जहां पे एमएलए चुने गए हैं वो एमएलए अपना लीडर्स को चुनेंगे और यहाँ पे जयराम ठाकुर जी को लीडर चुना गया। तो मेजोरिटी आपको समझ में आ गया, रूलिंग पार्टी कौन सी हो गई, बीजेपी हो गई। अपोजिशन कौन है यहाँ पे, जो लोग बीजेपी के अलावा, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21 सीटें मिली, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई मार्क्सिस्ट को 1, इंडिपेंडेंट्स को 2, ये 21 1 और 2 ये सब किसके हिस्से हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे आपके अपोजिशन के हिस्से। और डेमोक्रेसी की खास बात ये होती है दोस्तों कि अपोजिशन का स्ट्रांग होना भी जरूरी है, क्योंकि जब अपोजिशन स्ट्रांग होता है ना तो वो रूलिंग पार्टी को थोड़ा चेक में रखता है, उसके काम को थोड़ा कंट्रोल में रखता है। तो अपोजिशन समझ में आया आपको, रूलिंग पार्टी आपको समझ में आई, चीफ मिनिस्टर आपको समझ में आया। अब एक चीज होती है कोalition पार्टीज। कोalition पार्टीज क्या होती है, मान लीजिए फ्रेंड्स कि यहां पे सीटें कुछ इस हिसाब से मिले कि किसी भी एक पार्टी के पास 50% से ज्यादा सीट नहीं है। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि भारतीय, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मिले 30 सीटें, कांग्रेस को 21 ही मिली है। ओके, फिर मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को मिली 11 सीटें, ठीक है, और इंडिपेंडेंट को मिली 6 सीटें। तो जोड़ लीजिए कितनी हो गई, तो 11 6 17, 17 और 21 हो गया आपका 38 और 38 और 30 हो गया 68। तो अभी भी टोटल 68 सीटें, बीजेपी को 30, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21, सीपीआईएम को 11 और इंडिपेंडेंट को 6। तो क्या आप किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी कितनी चाहिए, 34 से ज्यादा, इसके 50% से ज्यादा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो अब यहाँ पे मेजॉरिटी किस तरीके से बनाई जा सकती है, यहाँ पे गवर्नर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को इनवाइट करेगा सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ पे कोलिशन के थ्रू सरकार बन सकती है। कोलिशन में क्या होगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने सपोर्ट को मिला के 34 से ज्यादा ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर बीजेपी अपने आप को सीपीआई मार्क्सिस्ट के साथ मिला ले तो 30 और 11 कितने हो जाएंगे, 41, 34 से ज्यादा हो जाएंगे। तो ऑब्वियस बात है बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट मिलकर अपनी सरकार बना लेंगे, फिर मिनिस्टर्स की सीट को आपस में बांट लेंगे।
या ये हो सकता है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मिल जाए, तो कितनी सीटें हो जाएंगी? 32। अभी भी 34 से ज्यादा नहीं हुई है। लेकिन ये 6 इंडिपेंडेंट मेंबर्स को भी अपनी तरफ कर ले तो कितने हो जाएंगे? 38। तो उस केस में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इंडिपेंडेंट मिलकर भी सरकार बना सकते हैं, और जितने भी मिनिस्टर वगैरह की सीटें हैं वो आपस में बांट सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं दोस्तों। तो ये होता है कॉलिशन पार्टी, कि जब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो फिर वो 2-3 लोगों के साथ मिलकर 50% से ज्यादा मेजोरिटी करके अपनी सरकार बना सकता है। अब जब भी मेजोरिटी की बात आती है ना फ्रेंड्स, दो तरीके की मेजोरिटी होती है। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अगर आपने मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस देखी तो आपको पता होगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है। फिलहाल के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी साइड हटाइए, सिंपल मेजोरिटी की बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि 68 लोग हैं तो इसमें मेजोरिटी क्या होगी? आधे से ज्यादा है तो 35। तो 68 में से 35 मेजोरिटी, 35 या 35 से ज्यादा, तो ये हो गई सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी? जब हम लोग समय पे जहां पे पहुंचेंगे वहां उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैंने अपोजिशन, कोalition, ये सब चीजें आपको समझाई। मैं देखता हूँ क्या छूट गया है क्या यहाँ पे समझाने को। गवर्नर के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इसलिए अपॉइंट करता है ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स में गवर्नर रह के इस बात को इंश्योर कर सके कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट के अंदर तो काम कर रही है ना। वो कहीं, आप कह सकते हो कि कहीं पे सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज तो नहीं ला रही है अपने अंदर, कहीं अपने आप को अलग करने की टेंडेंसीज तो नहीं लाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेरोगेटिव के अंदर काम करनी चाहिए एक स्टेट गवर्नमेंट की सरकार, इसीलिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। हालांकि गवर्नर की पोस्ट में काफी उंगलियां उठी हैं। बहुत सारे लोगों ने यह भी बोला है कि भाई गवर्नर जो काम करता है वो तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी कर सकता है, तो गवर्नर अलग पोस्ट बनाने की क्या जरूरत थी। बट फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और वेल एस्टैब्लिश्ड है, काम कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेट का गवर्नर कौन है। ओके, कोalition में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब बात आती है मिनिस्टर की। भाई ये मिनिस्टर कौन से हिसाब से चुने जाते हैं? देखिए, चीफ मिनिस्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, वहां बहुत सारे और काम होते हैं। जैसे कि भाई पूरे स्टेट में एजुकेशन के कामों को देखना, पूरे स्टेट में हेल्थ के कामों को देखना, पूरे स्टेट में स्पोर्ट्स के कामों को देखना, पूरे स्टेट में फाइनेंस के कामों को देखना, पूरे स्टेट में टूरिज्म के कामों को देखना। अब ये बहुत अलग अलग काम है। तो क्या करता है चीफ मिनिस्टर? नॉर्मली इन की मिनिस्ट्रीज के लिए एक एक मिनिस्टर अलग से अपॉइंट कर देता है। तो वो मिनिस्टर्स स्पेसिफिकली अपनी मिनिस्ट्री को देखेंगे और अपनी मिनिस्ट्री से रिलेटेड डिसीजंस को लेंगे। उस डिसीजंस के बारे में चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेंगे, और फिर फाइनली जब चीफ मिनिस्टर की परमिशन मिल जाएगी वो डिसीजंस इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे। ठीक है ना? तो एक चीफ मिनिस्टर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत सारे दूसरे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है, जो कि मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह होती है जहां पे सारे एमएलए बैठ के, और चाहे वो एमएलए रूलिंग पार्टी को, सारे एमएलए मतलब वो रूलिंग पार्टी के एमएलए भी हो सकते हैं, वो अपोजिशन के एमएलए भी। यानी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश केस में बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम और इंडिपेंडेंट सारे एमएलए बैठेंगे, और वहां पे सारे एमएलए बैठ के उस स्टेट के लिए पॉलिसीज बनाएंगे। यानी कि अगर कोई पॉलिसी पास करनी है स्टेट के लेजिस्लेचर में तो उस पर वोटिंग पड़ेगी, सारे एमएलए वोटिंग डालेंगे और मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। कुछ एमएलए ऐसे होते हैं जिनके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दुगना भार। यानी कि उनके पास दो जिम्मेदारी होती है। एक जिम्मेदारी एज एन एमएलए, तो हर एमएलए जो काम कर रहा है वो भी करेंगे, और एक होती है जिम्मेदारी एज ए मिनिस्टर। यानी कि वो एमएलए लेजिस्लेचर का हिस्सा होने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा होते हैं। अब यहाँ दो चीजें आ गई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। बस बेसिक बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब पूरा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, सारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर आप देखोगे ना, तो वो हो जाएगा लेजिस्लेचर। लेकिन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा? एक स्टेट के एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा? एक स्टेट के एग्जीक्यूटिव में आएगा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स, और उस स्टेट का एडवोकेट जनरल। फिलहाल के लिए गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल। यहां पे आप केवल दो चीजें समझिए, चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर डेली फंक्शनिंग जो होगी सरकार की, जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सरकार को चलाने का डेली काम, ये भाई आपके एग्जीक्यूटिव करेंगे। और गवर्नर को एग्जीक्यूटिव में क्यों डाला है फ्रेंड्स? देखिए, होता ये है कि मान लीजिए कोई लॉ आया, कोई एक्ट पास किया हिमाचल प्रदेश ने फूड से रिलेटेड, तो उस एक्ट पे वोटिंग पड़ेगी। उस वोटिंग को जब मेजोरिटी से पास कर लिया जाएगा तो वो एक्ट गवर्नर के पास जाएगा साइन होने के लिए, और जब गवर्नर उसको अप्रूवल देगा तो वो एक्ट लॉ बन जाएगा। इसलिए गवर्नर भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है। एडवोकेट जनरल क्यों होता है? वो जब एडवोकेट जनरल आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। बेसिकली ये एडवोकेट जनरल सरकार की मदद करता है लीगल मैटर्स में, इसीलिए
एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है। ओके, तो अब आप समझ गए कि एक मिनिस्टर में और एक एमएलए में क्या फर्क है। एमएलए लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है, ये लेजिस्लेचर नियमों को बनाएगा और ध्यान देगा सरकार पे। सरकार कौन बना रहा है, रूलिंग पार्टी बना रही है, और उस रूलिंग पार्टी में भी कुछ लोग मिनिस्टर बनेंगे और वो मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव में आएंगे, यानी कि रूलिंग पार्टी के सारे एमएलए एग्जीक्यूटिव नहीं होंगे, रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव में आएंगे। अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर आपको समझ में ना आया हो कोई बात नहीं, ये मैंने ऑफ टॉपिक थोड़ी जाके बात की आपको नॉलेज देने के लिए, बाद में इसको फिर से देखेंगे। अब भाई डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली को समझने की कोशिश करते हैं। आफरीन, सुजाता और कुछ और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल से स्टेट कैपिटल में गए, शिमला गए, और शिमला में वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत ही इंप्रेसिव बिल्डिंग में थी, बच्चे बड़े खुश थे। सिक्योरिटी चेक हुआ, उन बच्चे को ऊपर के स्टेट्स में लेके जाया गया। तो आपको पता है कि जहां पे भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अपनी पार्लियामेंट की बात कर लीजिए, नीचे सारे एमएलए एमपी बैठ के बात करते हैं और ऊपर एक गैलरी होती है जहां पे आउटसाइडर्स कभी कभी अलाउ किए जाते हैं। तो वो आउटसाइडर्स आके नॉर्मल जो प्रोसीडिंग होती है पार्लियामेंट की उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब भाई इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बहस होने वाली है। अब ये कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है, जरूरी नहीं हिमाचल प्रदेश की, कोई भी हो सकती है, आपको बस फंक्शनिंग को समझना है। एक करंट प्रॉब्लम से रिलेटेड यहाँ पे डिबेट होने वाली है। डिबेट में क्या होने वाला है कि भाई एमएलए अपने ओपिनियंस बताएंगे और मिनिस्टरों से क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आपने ये जो डिसीजन लिया है, आप जैसी सरकार चला रहे हो उसमें ये गलती है, ये क्या सही होगा। तो जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स है, एमएलए हैं, उनका ये काम बनता है कि भाई स्टेट में अगर कोई चीज गलत चल रही है या उनको किसी भी पॉलिसी के बारे में जानना है या वो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे ये काम कैसे हो रहा है, तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से और बाकी मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि भैया ये काम कैसे हो रहा है और अगर ये नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जो कि डिसीजंस लेते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं, ठीक है, वो इन सवालों का जवाब देते हैं। तो मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ये भाई हर अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार पावर की पोस्ट के बैठने के बाद वो जो भी काम करेंगे उसके लिए वो आंसरेबल भी हैं, उनको जवाबदेही भी बैठती है उनकी, ठीक है। वो जवाबदेही इस केस में किसको बैठ रही है, जो बाकी लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं उनको बैठ रही है। ओके, इन चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर्स के बारे में अक्सर हम लोग न्यूज चैनल में सुनते रहते हैं, ये लोग बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात अभी हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर्स के द्वारा, उसको मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रूव करते हैं। कैसे अप्रूव करते हैं, मान लीजिए कि किसी एक मिनिस्टर ने किसी एक एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, तो उस एक्ट के सारे प्रोविजंस पे बहस होगी, कौन सा स्टेप सही है, कौन सा स्टेप सही नहीं है, और एंड में उसके ऊपर एक वोटिंग होगी, और अगर वो मेजोरिटी से पास हो गया तो गवर्नर के साइन के बाद वो बन जाएगा लॉ। तो भाई डेमोक्रेसी की एक खास बात यह है कि जो मेंबर आपके वोटों के द्वारा चुन के आए हैं और जो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बनेंगे उनसे सवाल पूछ सकते हैं बाकी एमएलए कि भैया आपने ये पॉलिसी पे ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया, आपने ये जो पैसा था सरकारी टैक्स का ये खत्म किया तो क्यों किया। समझ गए। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक केस देखते हैं। एमएलए 1 है, एमएलए 1 बोल रहा है कि भैया मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अखंड गांव की, वहां पे आखिरी 3 हफ्तों में 15 लोग मर चुके हैं डायरिया की वजह से, और इसके बाद भी गवर्नमेंट को इस बात की शर्म नहीं आ रही है कि डायरिया जैसी प्रॉब्लम को वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं और पूरे स्टेट में अपने आप को चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी बताते फिर रहे हैं। इसीलिए मैं मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ हेल्थ से सवाल करूंगा कि भाई मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी अखंड गांव में जो प्रॉब्लम हो रही है इसको कंट्रोल में किया जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, एमएलए है, वहां का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, बट वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से सवाल पूछ रहा है। क्यों? ये एमएलए फ्रेंड्स अपोजिशन का मेंबर रहा होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए रियल में स्टेप्स करने की पावर, रियल में जो सरकारी पैसा है उसको खत्म करने की पावर होती है चीफ मिनिस्टर के पास और उसके एग्जीक्यूटिव्स के पास, यानी उसके मिनिस्टर्स के पास, ठीक है। तो ये जो एमएलए अगर अपोजिशन का है तो इसके हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं है कि उन प्रॉब्लमों को जाके सही कर दे, इसीलिए वो गवर्नमेंट में बैठे और खासकर मिनिस्टर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर है और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, तो उनसे बोल रहा है कि भाई आप जल्दी से जल्दी स्टेप्स लीजिए इस डायरिया के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। एमएलए 2 पूछ रहा है कि भैया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत इतनी खराब क्यों है, गवर्नमेंट प्रॉपर डॉक्टर्स को क्यों नहीं अपॉइंट कर रही और डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल स्टाफ की कमी क्यों है। फिर ये एमएलए 2 ये बोलता है कि मुझे ये भी जानना है कि भाई गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कि वो इस सिचुएशन को कैसे डील करेगी। ये सिचुएशन एपिडेमिक हो चुकी है। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक एक बीमारी या कोई एक प्रॉब्लम जो लोकल लेवल पे फैली हो। फॉर एग्जांपल जब कोविड-19 था, तो कोविड-19 जब चाइना के वुहान प्रोविंस में फैलने लगा तो उसको पहले एपिडेमिक
डिक्लेयर किया गया। लेकिन जब वो पूरी दुनिया में फैलने लगा तो उसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया। समझ गए? तो एपिडेमिक जो एक लोकल लेवल पर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है तो एपिडेमिक हो जाती है, और वही प्रॉब्लम जब बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है तो क्या बन जाती है? पेंडेमिक। जैसे कि अब पूरी दुनिया में कोविड-19 पेंडेमिक बन चुका है। एमएलए 3 की बात करते हैं। एमएलए 3 कहता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी तोल पत्ती की है, यहां पे भी भाई पानी की बहुत कमी है। जो औरतें हैं यहाँ की वो 3 से 4 किलोमीटर एक साइड जाती हैं, पानी भर के वापस लेके आती हैं। हमारे यहाँ पे कितने टैंकर्स भेजे गए हैं पानी की सप्लाई के लिए, कितने वेल्स और पानी को साफ किया गया है, डिसइंफेक्ट किया गया। तो ये एमएलए 3 का सवाल है। एमएलए 4 क्या कहता है? पहले के 3 एमएलए ने निकाली है गलतियां। एमएलए 4 क्या कह रहा है कि भैया मेरे जो कलीग्स हैं, जो बासाती एमएलए हैं, वो प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। जो सरकार है, सरकार सारे स्टेप्स ले रही है ये जो खराब सिचुएशन है इसको कंट्रोल करने के लिए। हर जगह पे वाटर टैंकर भेजे जा रहे हैं, ओआरएस पैकेट्स भेजे जा रहे हैं, जबकि लोग जो डायरिया से ग्रसित हैं उनको आराम दिया जा सके। गवर्नमेंट हर वो कदम उठा रही है जिससे लोगों की हेल्प हो सकती है। ये एमएलए 4 थोड़ा प्रो गवर्नमेंट लग रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा है। एमएलए 5 की बात करते हैं। एमएलए 5 कह रहा है कि भैया मेरे यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां के जो हॉस्पिटल्स हैं भैया बहुत बुरे उनके हालात है। कई सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, मेडिकल स्टाफ बहुत सालों से अपॉइंट नहीं किया गया है, एक डॉक्टर आया भी तो बहुत दिन के लिए लीव पे चला गया, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो ओआरएस पैकेट है, ओरल रिहाइड्रेशन वाले जो पैकेट्स है, वो सारी फैमिलीज के पास पहुंच जाएंगे अफेक्टेड एरिया में। फिर एमएलए 6 क्या कह रहा है कि भाई जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं बेकार में गवर्नमेंट को अननेसेसरली ब्लेम कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो सरकार है उसने सैनिटेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम लोग अब सैनिटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, गार्बेज को क्लीन कर रहे हैं जो सालों से यहाँ पे पड़ा हुआ था। अब देखिए कितनी अलग अलग तरीके की बातें हो रही फ्रेंड्स। यहाँ पे ये 6 एमएलए की हम बात कर रहे हैं, 6 एमएलए को दिखा रखा है। पहला, दूसरा, तीसरा एमएलए अपोजिशन का था, जो 5वां एमएलए है वो अपोजिशन का था। क्यों? पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां एमएलए सरकार से सवाल पूछ रहा है कि भाई हमारे एरिया में कुछ किया क्यों नहीं जा रहा है, और जो चौथे और छठे नंबर का एमएलए है वो ये बोल रहा है कि भैया सरकार बहुत कुछ कर रही है। तो यहाँ पे इनकी बातों से आप ये बता सकते हो कि जो चौथे और छठे नंबर का एमएलए है भाई ये रूलिंग पार्टी का एमएलए है, जो पार्टी से सरकार में है, जो एग्जीक्यूटिव जिसके काम कर रहे हैं। और जो 1, 2, 3 और 5 नंबर के एमएलए ये अपोजिशन के एमएलए, चूंकि ये सरकार पे आवाज उठा रहे हैं। आपको यहाँ पे क्या समझना है फ्रेंड्स, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई है, यानी कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। होता है ना कि भाई लोगों ने तो एक बार सरकार को चुन लिया, लेकिन उसके बाद सरकार लोगों की बात मानेगी नहीं मानेगी, इस बात पर क्या गारंटी है? पॉलिटिशियंस तो बहुत स्ट्रांग होते हैं। नहीं, उन पॉलिटिशियंस को काउंसलर करने के लिए भी अपोजिशन है। वो अपोजिशन उनसे समय समय पर सवाल पूछता है कि भैया ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने लेजिस्लेटिव असेंबली की डिबेट देखी, बहुत सारे गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे थे और बहुत सारे गवर्नमेंट के जो काम था उसको सही मान रहे थे। अब गवर्नमेंट है क्या यहाँ पे? देखिए, गवर्नमेंट उन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर को भी रिप्रेजेंट करती है जो कि आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो कि गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी रिप्रेजेंट करती है, और इस पूरी गवर्नमेंट का हेड है चीफ मिनिस्टर। ओके, तो ये बेसिकली है एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो कि नियम कानून को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रही है। और जो सारे एमएलए बैठ के लेजिस्लेटिव असेंबली में बात कर रहे हैं वो है लेजिस्लेचर, और ये लेजिस्लेचर इस एग्जीक्यूटिव के काम के ऊपर सुपरविजन करता है। तो बेसिकली लेजिस्लेचर एक्सरसाइजेस सुपरविजन ओवर द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो अब आप समझ में आ गया कि फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का हल्का हल्का फर्क। एग्जीक्यूटिव का हेड है भाई आपका चीफ मिनिस्टर, ओरिजिनल हेड है, और उसके नीचे आते हैं मिनिस्टर्स। और पेपर पे हेड कौन है? वो है आपका गवर्नर, क्योंकि गवर्नर के साइन किए बिना कोई भी एक्ट लॉ नहीं बनेगा। यहाँ पे भाई कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, इनके आंसर्स को आप अपने दोस्तों के बीच में डिस्कस करें, ये आप खुद से करें, ये डिस्कशन का काम है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कि भैया गवर्नमेंट काम कैसे करती है। लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह है जहां पे एमएलए जो हमारे लॉ मेकर्स हैं वो मिलेंगे, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करेंगे, एक्ट्स को पास करके नियम बनाएंगे। अब गवर्नमेंट पे ये अपोजिशन वाले लोग तो प्रेशर डालते हैं, और कौन कौन प्रेशर डालता है? तो भैया और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं, जैसे अखबार, टीवी चैनल्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन, इनको आप मीडिया ग्रुप भी कह सकते हो। मीडिया ग्रुप्स के साथ साथ कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी एक्टिव होते हैं। अभी भाई मीडिया ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स में क्या फर्क है, ये एक अलग वीडियो का टॉपिक है। प्रेशर ग्रुप्स के बारे में मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो भाई एक डेमोक्रेसी में लोगों के पास बहुत अलग अलग तरीके हैं अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए। लोगों के व्यूज मीडिया
अपने चैनल्स के थ्रू दुनिया भर में पहुंचाती है। तो भाई प्रेशर ग्रुप्स हो गए, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, मीडिया ग्रुप्स हो गए, बहुत सारे और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपने अपने तरीके से अपनी बात को एक पीसफुल तरीके से गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। तो भाई डेमोक्रेसी में मींस की कमी नहीं है कि कैसे लोग अपने व्यूज को लोगों तक, सॉरी, अपने व्यूज को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तक यानी कि सरकार तक पहुंचाए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पूरा लेजिस्लेचर हो जाएगा और उसका एक छोटा पार्ट एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। फिर जब असेंबली खत्म होगी, उस असेंबली खत्म होने के बाद एक चीज ये होगी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हेल्थ मिनिस्टर लेगा। उसी तरीके से अपने अपने फील्ड से रिलेटेड जब भी कोई इशू सामने आता है तो वो कंसर्न मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे न्यूज़पेपर, मीडिया ऑफिसर्स के लोग प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लोग भी प्रेजेंट होते हैं। वहां पे रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछते हैं और उन सवाल के जवाब वो मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देते हैं और वो जवाबों की कॉपी आपके अखबारों में छपती है और मीडिया लोगों को इन्फॉर्म करती है कि रियल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो इतना कुछ जब हुआ, तब जब भाई कुछ लोग मर गए पटलपुरम में, तो पटलपुरम में लोग मर गए तो भाई मीडिया का भी प्रेशर आने लगा, अपोजिशन पार्टी का भी प्रेशर आने लगा। तो भाई चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ गए पटलपुरम में उन्होंने जाके देखा, उन फैमिलीज के यहाँ गए जहाँ के लोग मरे थे, फिर उन हॉस्पिटल्स में गए जहाँ पे लोग जाके अपना इलाज करा रहे थे, हॉस्पिटल्स की हालत खराब थी। तो जो लोग मर गए थे गवर्नमेंट ने उनके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड किया और गवर्नमेंट ने बहुत सारे और अनाउंसमेंट किए कि हम ये करके चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी कराएंगे, सैनिटेशन का ध्यान रखेंगे और एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाएगी जो कि सैनिटेशन फैसिलिटीज पे अपनी रिपोर्ट देगी और तुरंत ही मैं मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क से करूंगा कि तुरंत प्रॉपर वाटर सप्लाई को इस रीजन में पहुंचाया जाए। तो पहले वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जिसका ध्यान उस तरफ नहीं था, जैसे ही मीडिया में ये बवाल उठना शुरू हुआ, अपोजिशन पार्टीज ने बैठ के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सवाल पूछने शुरू किए, भैया मिनिस्टर आपके काम में आ गए, तुरंत एक्शन में आ गए। क्यों एक्शन में आ गए? क्योंकि भाई 5 साल बाद फिर से चुनाव होने हैं, उस चुनाव में आपके वोट देके लोग आपको उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। तो जरूरी है कि भाई लोगों की बात पे ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर कटिंग है जो आपको चीजें समझाएगी। क्या लिखा है? गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रॉमिसेस फंड फॉर वर्क। तो भैया कुछ लास्ट वीक में जब डेथ्स हुई तो भैया स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, गवर्नमेंट ने इसको शुरू में सीरियसली नहीं लिया। फिर तुरंत आज हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई सारे कलेक्टर्स और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए, तुरंत अर्जेंट मेजर्स लिए जाएं, ड्रिंकिंग वाटर को अवेलेबल कराया जाए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को दिया जाए, जहां पे पाइपलाइंस नहीं गई है वहां पे टैंकर ट्रक्स को भेजा जाए। चीफ मिनिस्टर ने पैसा अलॉट किया इस काम को इमीडिएट बेसिस पे करने के लिए। तो देखिए इतना ज्यादा बवाल मचा कि चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स को एक्शन में आना पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एक डेमोक्रेसी में भाई किसी की मनमानी नहीं चलेगी। अगर आवाज उठ रही है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो एज यू सॉ द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन, और ये एक्शन बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू लेंगे। जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स में कहा जाएगा कि भैया आप जाके टैंकर बनाओ और इंश्योर करो कि वो टैंकर सही से काम कर रहे हैं, उसमें साफ पानी हो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बोला गया कि भैया इरिगेशन की फैसिलिटीज जब फार्मर को अवेलेबल नहीं हो रही हो, पानी अवेलेबल कराया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट्स में कहा गया कि भैया हॉस्पिटल में जाके चेकअप करिए, देखिए जगह है, सारे हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं, दवाइयां हैं कि नहीं है। उस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना काम करेगा और बाकी डिपार्टमेंट्स अपने काम करेंगे। ओके, प्लस ये मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली में जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो उसके जवाब भी उनको देने पड़ते हैं और वो सवाल जवाब की प्रॉपर कवरेज होती है अखबारों में, मीडिया में। इसलिए वो जो मिनिस्टर्स होते हैं और चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको ये पता होता है कि बाहर लोग जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो सुन रहे हैं और उनके कहे और करी हुई चीजों का बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए वो बहुत ध्यान से चीजों को करते हैं। फिर गवर्नमेंट इस बात पे भी डिसाइड कर सकती है कि किस तरीके के नए लॉज बनाने चाहिए भाई सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज को अच्छा करने के लिए। जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये इंस्ट्रक्शंस दिया जा सकता है कि हर अर्बन एरिया में भैया सफिशिएंट नंबर ऑफ टॉयलेट होना चाहिए, हर विलेज में एक हेल्थ वर्कर होना चाहिए। ओके, ये जो लॉ बनाने की प्रक्रिया है ये लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में होती है। कई बार अब तक मैं आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं और बाद में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। तो लॉ बनता कहां पे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इंप्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट्स में आके होता है। इंप्लीमेंटेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे, वो ऑफिशियल्स अपना काम करके इन लॉज को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, पार्लियामेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास 8th क्लास में देखेंगे, बहुत जल्दी वीडियोस आ जाएंगी आपके पास। अब देखिए, एक डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जैसे कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को यहाँ पे किसने चुना? लोगों ने चुना।
और फिर रियल अथॉरिटी कौन हुई? रियल अथॉरिटी है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, रियल अथॉरिटी वो लोग है जिन्होंने उनको चुना है, क्योंकि इन लोगों के पास ताकत है कि भैया 5 साल के बाद जब दोबारा वोट पड़ेगा वो किसी और को चुन सकते हैं। और यही रूलिंग पार्टी के मेंबर्स गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसमें आपका चीफ मिनिस्टर होता है और कुछ और मेंबर्स होते हैं। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का चार्ज लेते हैं, जैसे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अलग होगा, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अलग होगा, और जो कुछ भी काम ये डिपार्टमेंट करते हैं वो उसको अप्रूव करते हैं मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। रेगुलर वोटिंग होती है इस चीज के लिए। आगे चलते हैं। ये जो आपको सीन दिख रहा है फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में एक एजिटेशन का सीन है, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग्स टू रेज देयर ओपिनियंस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये एक एजिटेशन का सीन है, और इस एजिटेशन से सरकारें डरती हैं भाई। एजिटेशन के दम पे तो हमारा देश आजाद हो गया, तो आज की सरकार तो क्या ही चीज है। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द डिपार्टमेंट दे रखा है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दे रखा है, एग्रीकल्चर दे रखा है। इनके एग्जाम्पल ऑफ द वर्क बताइए भैया। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बहुत सारी चीजें करता है। टैंक का फॉर्मेशन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट करेगा, सरकारी स्कूल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनवाएगा, इस तरीके की बहुत सारी चीज जो कंस्ट्रक्शन की होगी वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट करेगा, पीडब्ल्यूडी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या करेगा? ये बात को इंश्योर करेगा कि फार्मर्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सीड्स पहुंच रहे हैं कि नहीं है, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज हैं कि नहीं है। रिसेंटली सोलर पंप्स लॉन्च किए गए थे, तो सोलर पंप्स ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री फार्मर्स के पास पहुंचाएगी। तो इस तरीके की चीजें अलग अलग डिपार्टमेंट्स करते हैं। अब देखिए एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट है। वॉलपेपर एक क्या है भैया? बच्चों के लिए है, जो लोग हायर क्लासेस में उनको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि भाई ये टीचर का काम है, टीचर क्लास को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देगी, उन अलग अलग ग्रुप्स को एक एक वॉलपेपर पे मिलके खूब सारा मटेरियल कलेक्ट करना है। किस चीज से रिलेटेड? इन्हीं चीज से रिलेटेड जो कि आपके स्टेट्स में एजुटेशन होते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है। हेल्थ के लिए ढूंढ सके तो हेल्थ के लिए, किसी और चीज के लिए, और उनसे रिलेटेड आप इस चार्ट पेपर पे कटिंग्स को चिपका के बात करिए कि आपने क्या क्या देखा उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे देखते हैं, ये चार्ट पेपर बनाया गया। इस चार्ट पेपर में किसके बारे में बोला गया? डेंगू के बारे में, ऊपर ही लिखा हुआ डेंगू। इस वॉलपेपर को 2006 डेंगू एपिडेमिक के दौरान बनाया गया था। क्लास 6B के बच्चों ने हिंडन गाजियाबाद में केंद्रीय विद्यालय। तो देखिए डेंगू है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग उन्होंने खुद से भी चीजें लिखी हैं, न्यूज़पेपर कटिंग्स को भी चिपकाया है, कुछ फोटोज भी लगा रखी हैं। तो डेंगू के क्या हालात हैं उस समय पे, उसके बारे में चार्ट पेपर प्रिपेयर हो रखा है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज जो टीचर्स हैं वो अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में करा सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ चीजों को हम लोग जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, मेजोरिटी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, अपोजिशन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है भाई, बहुत सारे मीडिया कॉन्फ्रेंस पर्सन आके बैठे होंगे। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल मिनिस्टर ही नहीं करते हैं। कभी आपने देखा होगा क्रिकेट मैच खत्म हुआ तो भाई कौन सी टीम जीती हो कौन सी भी टीम हारी हो, जैसे विराट कोहली की टीम जीत गई, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, ठीक है ना। तो इवन अगर विराट कोहली जीता हो चाहे हारा हो, एट द एंड ऑफ द डे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगा जहां पे जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस का जवाब देगा। उसी तरीके से मिनिस्टर्स के सामने जब जर्नलिस्ट आएंगे तो जर्नलिस्ट मिनिस्टर से सवाल पूछेंगे कि भाई आपके इलाके में आपके मिनिस्ट्री से रिलेटेड ये चीज नहीं हो रही है, हो रही है, और उसका जवाब मिनिस्टर को देना पड़ेगा। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी मिनिस्टर बोलेंगे उसकी एक कॉपी अगले दिन अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पे दिखाई जाएगी। जब वो दिखाई जाएगी तो ऑब्वियस बात है उससे पब्लिक ओपिनियन शेप होता है, और पब्लिक ओपिनियन से हर नेता डरता है। तो ये बहुत इफेक्टिव मींस ऑफ गवर्नेंस है, बहुत इफेक्टिव मींस है हमारे गवर्निंग सिस्टम में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स। पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप काफी मेहनत लग रही है, तो प्लीज अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो इतना बहुत होगा मेरे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।